नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस फिलोसॉफी के बारे में हम कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं आज। यूपीएससी के अंदर जो फिलोसॉफी आपका विषय है, फिलोसॉफी जो आपका सब्जेक्ट है, उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग विचार हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के मन में रहते हैं। पहला तो ये रहता है कि आखिर इस विषय को हम ले या ना लें। 2012 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा मान लीजिए आप लगभग हजारों लोगों ने मुझसे चर्चाएं की, हजारों लोगों ने मुझसे बातें की, कॉन्वर्सेशन हुआ इस टॉपिक को लेकर के, और मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले, कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाले जो कॉमन थे। पहला, जो सबसे कॉमन टॉपिक या सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में रहता है वो ये था कि सर इसका सक्सेस रेशियो क्या है। अच्छा, सक्सेस रेशियो होने के बाद क्या ये श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 100% सक्सेस रेशियो है, तो ये क्या श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। ये हम कभी नहीं सोचते। अच्छा, दूसरा, सर क्या सिलेबस ऐसा है कि जिसको इजीली कवर किया जा सकता है। हमें नहीं पता। सर क्या इसका कंटेंट अवेलेबल है। सर क्या इसका सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मनोमस्तिष्क में रहते हैं यूपीएससी को लेकर के स्पेशली, जिसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की फिलोसॉफी को लेकर स्पेशली, कि बाकी एग्जाम्स की, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2012 में फिलोसॉफी के लिए ये चैनल शुरू किया था, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। और सीरियसली अगर मैं कहूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूपीएससी मेंस के लिए ही इसको लॉन्च किया था, यूपीएससी मेंस फिलोसॉफी। अच्छा रेस्पॉन्स भी था उस वक्त, सब कुछ था। फिर मैंने 2 साल बाद किसी कारणवश इसको डाउन किया, बंद किया। 2015 में फिर से इसको लॉन्च किया। बेसिकली कहानी ये निकल कर आती है यहां पर कि यूपीएससी के फिलोसॉफी के बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। कहीं ना कहीं उनको एक राइट पाथ जो होता है वो नहीं समझ में आता कि आखिर हम किस तरफ चले। आज कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में थे, उनके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ। सिर्फ पहले क्वेश्चन तो ये है कि सर इसका सिलेबस किस तरीके से हम देखें फिलोसॉफी को। फिलोसॉफी का सिलेबस मैं अगर कहूं आपसे तो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है फिलोसॉफी का। पूरा सिलेबस वैसे तो हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, बट मैं उसको 5 सेक्शंस कहता हूं। पेपर फर्स्ट जिसे आप वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी कहते हैं, पेपर सेकंड जिसको आप रिलीजियस एंड सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। जिसे आप इंडियन और वेस्टर्न कह रहे हैं, बेसिकली वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इंडियन, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी। इंडियन कंटेम्प्रेरी का यूपीएससी ने कोशिश किया एड ऑन करने का, बट वहां पर केवल अरविंदो ही एक कंटेम्प्रेरी फिलोसफर है, उनके अलावा वहां पर और कोई नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी में स्पेशली मैं कहूं या एकदम अलग से मैं कहूं, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी को ऐड किया गया है। अगर मैं टोटल चैप्टर्स काउंट करता हूं तो 30 चैप्टर्स ऑलमोस्ट निकलते हैं, 10 10 10। इंडियन, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी। सोशल और रिलीजियस की बात करता हूं तो सोशल पॉलिटिकल में टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक वैसे बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं कहता हूं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी एक सिंगल टॉपिक नहीं है, डेमोक्रेसी के साथ 3 सेक्शंस एक साथ चलते हैं। वहां थियोक्रेसी भी है, वहां मोनार्की भी है। तो तीनों सेक्शन को एक ही चैप्टर माना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो वो 3 चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे है कि आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी थोड़ी सी लेंदी है। रिलीजियस फिलॉसफी शॉर्ट एंड स्वीट है, फिक्स क्वेश्चंस है, फिक्स टॉपिक है, नया वहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे कंसेप्ट ऑफ मोक्ष फिक्स है, क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, वो लिख दिया गया है हमारी किस्मत में कि साहब ये प्रश्न आपको फेस करना है, तो वो हमें रटना है बस। रिलीजियस फिलॉसफी में ज्यादा कंपटीशन वाली या फिर मैं कहूं ज्यादा संघर्ष करने वाली स्थिति आप लोगों की नहीं है। उसमें आप फिक्स है, इतना सा पढ़ना है, मेरा काम हो जाएगा बस। अब हम समराइज करते हैं, बेसिकली सिलेबस जो है उसको थोड़ा समराइज करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पूरे सिलेबस को मैं देखूं कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत छोटा सिलेबस है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो
एक बार हम देख लेंगे तो काम हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ नोट से मेरा काम हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं उसमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी के सारी जो कवायदे चलती है हमारे दिमाग में, मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपको बोलता हूं। देखिएगा, आपके सामने भी ये क्वेश्चंस आए होंगे, आपके मनोमस्तिष्क में भी ये प्रश्न आते होंगे। सबसे पहला कि केवल नोट से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बुक्स भी पढ़नी चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन है जो यूपीएससी के बच्चों के दिमाग में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रश्न गलत है, लेकिन आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। स्पेशली मैं फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप इंडियन फिलॉसफी की एक बुक लेके आते हैं फिलॉसफी की, तो यहां पर दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है, कौन सी बुक? जितने राइटर्स मैं आपके सामने बोलूंगा, उन सभी राइटर्स की बुक में सारे कंटेंट एक साथ आपको नहीं मिलेंगे जो कि सिलेबस में है। फिर आप क्या करेंगे? दूसरी बात, ये फिलॉसफी है। एक एक्स राइटर इसको अलग तरीके से लिखेगा, तो एक वाई राइटर इसको अलग तरीके से लिखेगा। मैं रिकमेंड करता हूं आप वही बुक पढ़ें जिस बुक की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ऐसी लगे कि हाँ, इसे मैं समझ सकता हूं, थोड़ी सी फेमिलियर लगे कि हाँ यार, ये लैंग्वेज मेरे लिए समझना आसान है। बस राइटर्स को आप मत देखिए कि भैया मैं इसी एक्स राइटर की बुक पढ़ूंगा क्योंकि लास्ट ईयर जिसने फिलोसॉफी से एग्जाम पास किया था उसने यही बुक पढ़ी थी, तो मैं भी यही बुक पढ़ूंगा। नहीं, यहां पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिसका सिलेक्शन हुआ, उस विद्यार्थी ने उस राइटर की लैंग्वेज को समझा और वो सेलेक्ट हो गया। आप उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, आप इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अब दूसरी बात, ये ऐसा ज्ञान है जो हर टीचर स्टूडेंट को देता है, यूनिवर्सल ज्ञान है, मैं अकेला नहीं हूं देने वाला। क्या? कि हमें सिलेबस का ही नहीं पता होता है। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसे टॉपिक भी पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में ही नहीं है। फिर जब फेल हो जाते हैं, सिलेबस उठाते हैं, तो पता चलता है इसमें 20 टॉपिक तो मैंने वो रट रखे हैं जो कभी काम ही नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। लेकिन इस 20 के चक्कर में वो 20 भूल गया जो सिलेबस में थे। इसे कहते हैं गार्बेज, कचरा इकट्ठा करना, क्योंकि मेरे काम का नहीं था। कचरे का तात्पर्य क्या है? ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे काम का नहीं है, बस यूजलेस है मेरे लिए, तो हमने इसको कूड़ा घर बना लिया। तो सिलेबस, सिलेबस रखिए सामने, टॉपिक उठाइए, बुक को देखिए, कवर कीजिए, सिलेबस में टॉपिक काट के चलिए कि ये हो गया, 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 काम खत्म। तीसरी बात, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक मैं कहूं माहौल बनाया जाता है जिस टॉपिक को लेकर के, जिस कंसेप्ट को लेकर के, क्या कि इस तरीके से तैयारी मत करना वरना सिलेक्शन नहीं होगा। फिलोसॉफी सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है, सेल्फ स्टडी करना, या कुछ लोग कहेंगे फिलोसॉफी तो केवल कोचिंग से ही हो सकता है, सेल्फ मत करना। अब विद्यार्थी करे तो करे क्या? इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। टीचर क्या कहते हैं कि भैया डायग्राम मत बनाना एग्जाम में वरना नंबर कट जाएंगे, चार्ट मत बनाना नंबर कट जाएंगे। अगर दो फिलोसफर को लिख रहे हो तो एक बॉक्स बना करके आमने सामने मत लिखना, पैराग्राफ में लिखना। भाई टेबल में क्यों नहीं बनाओ? नहीं, टेबल नहीं बना सकते हो आप तो पैराग्राफ वाइज लिखो वरना नंबर कट जाएंगे टेबल बना दोगे तो। आखिर इन बातों का औचित्य क्या है, कभी आप वो समझिए। क्या ये बातें सही भी है? इसका जवाब मैं नहीं देता हूं, आप अपने स्वयं से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा, क्या ये बातें सही है? और आप इसका जवाब जब ढूंढेंगे तो आपका इसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करता हूं कि यूपीएससी की जब कॉपी चेक होती है तो उस कॉपी को चेक करके नंबर देने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता होता है जो कॉपी चेक कर रहा है, बस। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को उसका नहीं पता होता। वो किस टॉपिक पे नंबर दे दे और किस टॉपिक पे काट दे, किसी को नहीं पता। कोई इस पे श्योरिटी नहीं कर सकता कि मैं श्योर हूं यहां पर नंबर मिलेंगे और यहां नहीं मिलेंगे। और अगर कोई कहता है कि हाँ मैं श्योर हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताइए। एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं, शायद आप इससे रिलेट कर पाए। मेरा एक विद्यार्थी था जो कि 2 या 3 अटेम्प्ट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, तो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर हमने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से क्लास भी किया, वहां से हमने मॉक टेस्ट भी किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की,
और जब हम वहां आंसर राइटिंग लिखते थे तो ऑलमोस्ट मेरे हर आंसर के अंदर 70% 80% मार्क्स आते थे। मैंने ऐसे राइटिंग भी वहां से किया, ऐसे राइटिंग मैंने वहां से सीखी, और ऐसे राइटिंग में मैंने हमेशा, मेरा स्कोर क्लास में टॉपर रहता था, 75-80% तक मेरे मार्क्स आते थे। किस्मत से जो टॉपिक हम वहां प्रैक्टिस किए क्लास में, वही सेम टॉपिक एग्जाम में आ गया यूपीएससी में। मैंने वो सेम टॉपिक लिखा वहां पे, जब मैंने रिजल्ट देखा तो वो पेपर मेरा फेल हो गया था, मैं ऐसे पास नहीं कर पाया। अब मुझे बताइए क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे नंबर कट गए और किस क्राइटेरिया पर इंस्टीट्यूट के अंदर नंबर मिल रहे थे? क्या कंपेयर कर सकते हैं आप दोनों को? तो जो लोग चैलेंज करते हैं कि ऐसा लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, वो सब गलत है। यूपीएससी की एक ही स्ट्रेटेजी याद रखिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है मुझे वो डिमांड पूरी करनी है, और मेरी नजर में एक एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल से उठ के आएगा, मुझे उस कंसेप्ट को उसे समझाना है कि भैया मैं कहना क्या चाहता हूं। बस जितना सिंपल, जितना इजी वे में मैं मेरे कंसेप्ट को उसे समझा दूंगा, मान लीजिए मेरा काम हो गया। आपका मोटिव यही है, एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप लोग दिमाग लगा रहे हैं क्या, किन पेचीदगियों में आप फंस गए कि मैं इस तरीके से लिखूंगा, अंडरलाइन करूंगा, मैं ब्लैक पेन से करूंगा, एक के बाद एक लाइन छोड़ूंगा, यहां डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये इतना गैप होना चाहिए, ये इतना इसमें स्पेस होना चाहिए। अरे भैया आप कौन सी बातों में फंस गए हो? कंसेप्ट तो आपका बहुत पीछे छूट गया। अब आप आ गए आर्किटेक्ट के अंदर, आप थोड़े से डिजाइनिंग के अंदर आ गए, अब आप अलग अलग पेंटिंगों की दिमाग लगा रहे हैं, आप पेंटर थोड़ी बनना जा रहे हो वहां पे। ये बचकानी बातें, इन्हें आप छोड़ दीजिए। आपका मेन मोटिव है कि एक क्वेश्चन मेरे सामने डाल दिया गया है, उसका जवाब मुझे देना है, और जवाब ऐसा देना है कि एक नॉन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का बंदा भी उसको पढ़कर समझ जाए कि वो क्या है। दैट्स इट। अगर मुझे मेरे मन से कोई एग्जाम्पल बनाना है तो मैं बना सकता हूं, अगर मुझे मेरे मन से कोई डायग्राम बनाना है मैं बना सकता हूं, कोई चार्ट मुझे बनाना है मैं बना सकता हूं, टेबल बनाकर कंपेयर करना है मैं कर सकता हूं। हर चीज की फ्रीडम है आपको, हर एक कंसेप्ट की फ्रीडम है आपको। इतनी बातों में मत फंसिए आप। मैं हमेशा एक कहता हूं, फिलोसॉफी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है क्या, कि यहां पर फिलोसॉफी के ऊपर ज्ञान देने वाले बहुत है, कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, और हम ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं। 1 अप्रैल से हम एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, यूपीएससी को लेकर के, कि 1 अप्रैल से अपन कोशिश करेंगे नित्य प्रतिदिन, भले ही 20 मिनट हो, भले 15 मिनट हो, भले आधा घंटा हो, भले 1 घंटा हो, हम यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास किया करेंगे फिलोसॉफी की, यूपीएससी की, जिसमें हम सिर्फ डिस्कशंस किया करेंगे टॉपिक्स को लेकर के। मैं एक टॉपिक आपको दे दिया करूंगा कि आज हम चारवाक दर्शन पर डिस्कशन करेंगे, कल हम जैन दर्शन पर डिस्कशन करेंगे, और जैन दर्शन के भी हम 2 या 3 टॉपिक ही लेंगे। परसों हम बुद्ध दर्शन पे करेंगे, बुद्ध दर्शन के हमें 3 टॉपिक आज लेंगे, 3 कल लेंगे, 3 परसों लेंगे। इस तरीके से हम इंटरेक्ट होंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे। उसका रीजन क्या है? हमारा मोटिव 2012 में भी वही था कि यूपीएससी का बच्चा फिलोसॉफी को लेकर के कहीं खुद को अकेला महसूस ना करे। दैट्स इट। यही मोटिव हमारा आज भी है। फिलोसॉफी मतलब आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स है जो आपकी हेल्प कर सकता है, बस, बाकी और कुछ नहीं। तो 1 अप्रैल से हम ये शुरू करेंगे, आप लोग जुड़िए आपस में, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके जानने वाले ऐसे जो फिलोसॉफी के बच्चे हैं, उन्हें आप आपस में जोड़िए। ये कोई चार्जेबल नहीं है, यहां पर इसके कोई हम आपके चार्ज नहीं लेंगे आपसे इसका। ये सिर्फ इसलिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फिलोसॉफी के अंदर काम करते हैं, बस। फिलोसॉफी क्या है ये आप लोग शायद अभी नहीं जान पाएंगे, फिलोसॉफी आपको कहां ले जा सकती है शायद आप लोग अभी नहीं जान पाएंगे, और मैं कहता हूं कि आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है और बात खत्म। तो आप इतना ही काम कीजिए, इससे ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम 1 अप्रैल से कहानी शुरू करते हैं, 1 अप्रैल से हम मिलेंगे, 1 अप्रैल से हम डिस्कशन करेंगे। यही आप होंगे, यही मैं होऊंगा, यही स्थान होगा, और यही फिलॉसफी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।